तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो भी खाना खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, वो हमारे इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। उसको हम डाइजेशन बोल रहे हैं। फिर ये डाइजेशन होने के बाद जो सिंपलर सब्सटेंसेस हैं, ये ब्लड के द्वारा हमारे बॉडी के सारे सेल्स में पहुंचा दिए जाते हैं फॉर द फर्दर उसको ब्रेक डाउन करने के लिए सेल्स में, सो दैट एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। तो इस एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो सेल्स के अंदर प्रक्रिया चल रही है उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। सेल्स में वो हो रहा है तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इसी को हम आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। यहाँ वी कैन सी कि जो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की वी आर टॉकिंग, तो उसमें ये है ग्लूकोज, गैलेक्टोज और ये फ्रक्टोज। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज जो बना कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बाद इंटेस्टाइन में, फिर वहाँ से ये एब्जॉर्ब किया गया और पोर्टल ब्लड के द्वारा लीवर को पहुंचाया गया। तो जो भी हमने खाया, जो भी उसका ब्रेक डाउन हुआ, वो सबसे पहले लीवर के पास पहुंचेगा। लीवर क्या करेगा, ये जो गैलेक्टोस और फ्रक्टोस है इसको फर्दर ब्रेक डाउन करेगा इनटू ग्लूकोज। लीवर के पास ये ताकत है गैलेक्टोस और फ्रक्टोस को पचाने के लिए। ब्रेक डाउन कर दिया ग्लूकोज में, ग्लूकोज विल रिलीज इन द ब्लड, जो है खून में, ब्लड में हमारे रिलीज हो जाएगा और ब्लड के थ्रू बॉडी के जितने सेल्स हैं सारे सेल्स में ये ग्लूकोज पहुंचेगा। सेल्स के अंदर पहुंचने के बाद इस ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होगा। फॉस्फोराइलेशन के बाद ये जो ग्लूकोज है एंटर करता है ग्लाइकोलिसिस वाली साइकिल में, जो कि एक 10 स्टेप पाथवे है। इस ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट बनेगा पायरुविक एसिड और साथ में एटीपी और हाइड्रोजन एटम बनेंगे। ये पायरुविक एसिड उसी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करते ही ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, साथ में मिलेंगे हाइड्रोजन एटम्स। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये फिर सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करेगा और वहाँ से इसका एंड प्रोडक्ट आएगा एटीपी और 16 हाइड्रोजन एटम्स। ये 16 जो हाइड्रोजन एटम्स बने हैं इनका फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा और ये ऑक्सीडेशन से इसमें बनेंगे एटीपीज। हाउ मेनी एटीपीज? 34 एटीपीज। ये 34 एटीपीज बन रहे हैं, ये एनर्जी पैकेट्स हैं। एटीपी आर द एनर्जी पैकेट्स। साइड में जो चार्ट है यहाँ भी यू कैन सी कि फूड है। फूड में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में वी आर टॉकिंग। ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, इसकी फिर ग्लाइकोलिसिस हुई। ग्लाइकोलिसिस के बाद बना ये पायरुवेट, इसका फिर एरोबिक ऑक्सीडेशन हुआ। एरोबिक ये जितना स्टेप हो रहा है ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसको हम एरोबिक ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल में एंट्री किया और हाइड्रोजन जो बनता है उसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हुआ, साथ में बनेगा क्या? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और साइड बाई प्रोडक्ट होगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वही चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। लेट अस टॉक अबाउट एनर्जी। जो भी हम प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स, शुगर्स जो भी खा रहे हैं हमारी बॉडी में ऑक्सीडाइज किए जा रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। यही जो फूड मटेरियल है, अगर इसको हम बॉडी से बाहर ऑक्सीडाइज करें, ऑक्सीडाइज मीन्स एक्चुअल फायर में इनको जलाएं, तो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी और एकदम से बहुत सारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी जो कि एनवायरमेंटल में लॉस हो जाएगी। ठीक उसी तरह हमारी बॉडी में जब ये फूड जो सबस्ट्रेट हैं ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो एनर्जी जनरेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। अगर ये एनर्जी जनरेट होए और ये एनर्जी फिर हमारे बॉडी के फंक्शन के काम नहीं आएगी, क्योंकि हमारी बॉडी को तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना है, नर्वस सिस्टम को इम्पल्स जनरेट करना है, ग्लैंडुलर्स को जो ग्लैंड में सेक्रेशन करना है, बॉडी का होम्योस्टैसिस मेंटेन करना है। तो ये अगर सारा फूड की एनर्जी हीट एनर्जी में लॉस हो गई तो ये हमारे बॉडी के किसी काम की नहीं है। तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी में फूड जो ऑक्सीडाइज होता है उसकी एनर्जी को एक कपल्ड होना होता है कि बॉडी के फंक्शनल पार्ट से। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे मस्कुलर सिस्टम को कॉन्ट्रैक्ट होना है तो जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है वो इस काम आनी चाहिए कि हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प कर सके। तो फर्दर क्या होता है कि जब एनर्जी प्रोडक्शन हुआ, यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन होना चाहिए, कपल कर सके। साथ में एनर्जी जहाँ प्रोडक्शन हुआ वहाँ से मान लीजिए एनर्जी थोड़ी सी दूर चाहिए तो एनर्जी ट्रांसफ़र सिस्टम भी चाहिए हमें।
तो एनर्जी जहाँ प्रोड्यूस हुई वहाँ से एनर्जी लेके दूसरी जगह पे एनर्जी को ट्रांसफ़र करना, दिस इज़ डन बाय एटीपी। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी करेंसी है। ये एनर्जी को एनर्जी ट्रांसफ़र सिस्टम कैसे ऐड करता है वो हम देखते हैं। और कपल रिएक्शन आपने देख लिया कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको दूसरे फॉर्म में चेंज करना, सो दैट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है उसको एटीपी में जो है कंजर्व करना और फिर इस एटीपी की एनर्जी को मसल्स में यूज़ करना, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, नर्वस सिस्टम में यूज़ करना, इम्पल्स जनरेट करने के लिए। तो ये कपल्ड रिएक्शन है। आगे चलने से पहले नोट डाउन वन थिंग कि 1 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज लिबरेट्स 686,000 ऑफ कैलोरीज ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ये इसको आगे हम थोड़ा सा देखेंगे कैलकुलेशन में। जस्ट रिमेंबर इट कि 1 ग्राम मोल ऑफ ग्लूकोज इज जनरेटिंग 686,000 कैलोरीज ऑफ एनर्जीज ऑन ऑक्सीडेशन। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ है एटीपी। रोल ऑफ एटीपी। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन बेस, आप ये डायग्राम में देखिए, एडिनोसिन बेस है, राइबोस शुगर है, यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट मीन्स 3 फॉस्फेट हैं, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे जो टर्मिनल के 2 फॉस्फेट बॉन्ड हैं ये आप देख रहे हैं, दीज आर द हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। एक फॉस्फेट बॉन्ड में 12,000 कैलोरीज ऑफ एनर्जी कंजर्व है। अगर ये यहाँ से एक फॉस्फेट टूटता है तो एटीपी जो है एडीपी बन जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाएगा। डाई मतलब 2 फॉस्फेट, और एनर्जी रिलीज करेगा कितना, 12,000 कैलोरी। अगर ये दूसरा फॉस्फेट बॉन्ड भी टूटता है तो ये बन जाएगा एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और एनर्जी जनरेट करेगा 12,000 कैलोरीज। और ये रिवर्सिबल है। इसमें फिर से आप फॉस्फेट जो है डालेंगे तो ये एडीपी बनेगा, और फिर से अगर थर्ड फॉस्फेट आप डालेंगे तो ये एटीपी बनेगा। तो ये लेबाइल कंपाउंड है, रिवर्सिबल है, आपस में आगे पीछे इंटर कन्वर्टिबल है। So you can see ATP is adenosine triphosphate which is present in all the cells. This is known as energy currency क्योंकि energy इनके पास है। They are acting as an essential link between energy producing and energy utilizing function of the body. ये इंटरमीडियरी लेबाइल केमिकल कंपाउंड है। लेबाइल इसलिए कि ये ATP से ADP, ADP से AMP और फिर वाइस वर्सा, इससे वापस ADP और ATP बन सकते हैं। तो ये रही बात ATP के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ग्लूकोज, हम डाइजेशन की बात कर रहे थे, तो ग्लूकोज जो होता है एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। कैसे? हियर यू कैन सी द ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, जो कि डाइजेशन के बाद बना, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के बाद बनता है। उसमें ग्लूकोज की मेजॉरिटी होती है 80%। What you can see, जो इसमें फ्रक्टोस और गैलेक्टोस होता है, दे आर रैपिडली कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन द लीवर। लीवर जो होता है इनको ग्लूकोज में चेंज कर देता है। तो दिस ग्लूकोज, फाइनली ग्लूकोज तो ग्लूकोज है, फ्रक्टोस और गैलेक्टोस जो थे वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए लीवर के अंदर, एंड दिस ग्लूकोज विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द लीवर इनटू द ब्लड। ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं साइड में चार्ट में, दिस इज गैलेक्टोस, दिस इज ग्लूकोज एंड दिस इज फ्रक्टोस। ग्लूकोज तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा लीवर सेल है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन ऑफ द लीवर, ये हमारा लीवर सेल है। फ्रक्टोस यू कैन सी एंटर करता है, फ्रक्टोस 6 फॉस्फेट बनाता है। गैलेक्टोस 1 फॉस्फेट बनाता है। और ये सारे जो रिएक्शंस है ये इंटर कन्वर्टिबल हैं। एंड लीवर में जो होता है लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज फॉस्फेटेज होता है। ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता है। हियर यू कैन सी, ये है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कि लीवर के अंदर है। दिस कैन बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। तो कैसे? ये गैलेक्टोस यहाँ से आके अगेन कैन बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। ये फ्रक्टोस यहाँ से मेटाबोलाइज होके अगेन कैन बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, एंड दिस ग्लूकोज फर्दर ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के द्वारा सारे सेल्स को। तो फाइनली ग्लूकोज इज रिलीज इन द ब्लड। वी कैन से ग्लूकोज इज द फाइनल कॉमन पाथवे फॉर द ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड। ब्लड से ग्लूकोज जो है सारे सेल्स को पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ग्लूकोज वहाँ से लीवर से निकल गया और इसके बाद ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है।
ब्लड जो है सेल्स के पास पहुंचेगा, लेकिन ग्लूकोज कैन नॉट इजीली डिफ्यूज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ग्लूकोज कैन पास टू द इंटीरियर ऑफ द सेल्स बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, लेकिन ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है ना, ये बहुत कम मात्रा में, बहुत कम क्वांटिटी में ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर करा पाता है। सिर्फ ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ऊपर ही अगर रहा जाए तो इतना ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं एंटर कर सकता कि सेल का एक ऑप्टिमम मेटाबॉलिज्म चल सके। तो वी हैव अनदर हार्मोन, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, इस फैसिलिटेटेड ग्लूकोज को डिफ्यूजन को हेल्प करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन, जो ग्लूकोज होता है वो आराम से फ्रीली सेल के अंदर जा सकता है और सेल को एम्पल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज कैन बी प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ दिस इंसुलिन। अगर ये इंसुलिन एब्सेंट है तो इतनी मात्रा में ग्लूकोज सेल को नहीं मिलेगा, सेल्स जो है प्यासे रह जाएंगे, सेल्स कमज़ोर हो जाएंगे, वो अपना मेटाबॉलिक फंक्शन भी पूरा नहीं कर पाएंगे इन एब्सेंस ऑफ दिस इंसुलिन। सो दिस इंसुलिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रोल प्ले करता है ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर कराने के लिए। यस, अगर इंसुलिन नहीं होगा तो जो ग्लूकोज होगा वो प्लाज्मा में यानी ब्लड में ही रह जाएगा और सेल के अंदर एंट्री नहीं होगी। तो ठीक है, आगे अब क्या हुआ कि सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंच गया। तो सेल के अंदर जब ग्लूकोज पहुंच गया है, यू कैन सी कि ग्लूकोज जो है सेल के अंदर पहुंचने के बाद कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। हियर यू कैन सी कि ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो गया है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। जो ग्लूकोकाइनेस एक एंजाइम है जो कि लीवर में होता है और बाकी लीवर को छोड़ के जो सेल्स, अदर सेल्स होते हैं उनके अंदर हेक्सोकाइनेस होता है। तो ये जो प्रक्रिया है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है, ये हेक्सोकाइनेस की प्रेजेंस में होता है और अगर लीवर है तो ये ग्लूकोकाइनेस की प्रेजेंस में होता है। तो फॉस्फोराइलेशन जो होता है ये ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बन गया, दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। वापस ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो क्या होगा, जब ये वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो सकता तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो सेल से बाहर नहीं आ सकता। तो क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन सर्व्स टू कैप्चर द ग्लूकोज इन द सेल, यानी एक कैप्चरिंग पावर हो गई कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, अब आप सेल से बाहर नहीं जा सकते। तो दिस इज द रिएक्शन, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोकाइनेस या हेक्सोकाइनेस प्लस एटीपी कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में और ये सेल्स के अंदर कैप्चर हो गया। ठीक है, तो फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज इज इरिवर्सिबल एक्सेप्ट इन लीवर सेल्स एंड रीनल ट्यूबुलर सेल्स। जो मैंने बोला कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज नहीं बन सकता एक्सेप्ट इन लीवर सेल्स एंड रीनल ट्यूबुलर सेल्स। लीवर में क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वापस ग्लूकोज में कन्वर्टिबल है, बट यहाँ पे नहीं है, बाकी सेल्स में नहीं है। तो आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब ग्लूकोज जो है सेल के अंदर आ चुका है, अब क्या होना है उसका, अब उसको एक साइकिल में एंटर करेगा, उसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या करेगा कि इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा वाया ग्लाइकोलिसिस साइकिल। कैसे, ग्लाइकोलिसिस एक 10 सक्सेसिव स्टेप्स है केमिकल रिएक्शन। ये यू कैन सी इन द डायग्राम, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ये एक पूरा ग्लाइकोलिसिस का साइकिल है। ये कहाँ हो रहा है, सेल के साइटोसोल में हो रहा है। हियर यू कैन सी कि ग्लूकोज जो है स्प्लिट हो रहा है। ये सारी बायोकेमिस्ट्री की साइकिल्स हैं। बायोकेमिस्ट्री हमारा इसके मकसद ही, हम इसका फिजियोलॉजिकल बेसिस जो है उसके फिजियोलॉजिकल बैकग्राउंड में देख रहे थे। हियर यू कैन सी कि एटीपी कितनी जनरेट हो रही है। हियर वी कैन सी कि इस स्टेप में 2 एटीपी जनरेट हो रही है, यहाँ एक फाइनल स्टेज में भी 2 एटीपी जनरेट हो रही है। ठीक है, 2 एटीपी हियर, 2 एटीपी हियर, तो हमारी 4 एटीपी हो गई। बट यहाँ पे यू कैन सी कि एक एटीपी यूज़ भी हो रही है और उसके नीचे वाले स्टेप में आएंगे तो एक एटीपी और भी यूज़ हो रही है। तो 2 और 2 4 एटीपी जनरेट हो रही है, बट 2 एटीपी साथ में यूज़ भी हो रही है। तो 4 में से 2 माइनस किया तो 2 एटीपी जो है हमारे पास नेट प्रोडक्शन हुआ यहाँ पे। सो वी कैन से कि नेट
रिएक्शन पर मॉलिक्यूल ऑफ जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज हुआ और इसमें हमारे पास बनता है 2 पायरुविक एसिड। हियर यू कैन सी कि 2 पायरुविक एसिड बना है और 2 ATP बना है। नेट प्रोडक्शन इज 2 ATP, साथ में वी हैव 4 हाइड्रोजन एटम्स। हियर यू कैन सी यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम भी बनता है। तो इन समरी अगर हम देखें तो नेट ATP फॉर्म्ड इक्वल टू 2 ATPs और 2 ATPs बने हैं तो 1 ATP ADP से ATP बना है। यहाँ यू कैन सी ADP है, ADP से ATP बना है। तो ADP से ATP बनने में वी हैव जो कंजर्व हो जाता है 12,000 कैलोरी ऑफ एनर्जी, यानी 12,000 कैलोरी ऑफ एनर्जी ट्रैप हो गई है। तो 2 ATP बने हैं तो वी हैव 24,000 कैलोरीज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP और इसमें 24,000 कैलोरीज ट्रैप हो गई हैं। रेस्ट ऑफ द 56,000 कैलोरी जो है लॉस हो गई है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो अगर हम इसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं, एफिशिएंसी ऑफ ATP फॉर्मेशन, तो 43% है। तो ये है ग्लाइकोलिसिस के बारे में। नेक्स्ट देखें, अब ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ कि पायरुविक एसिड बन गया। ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बन गए। अब ये पायरुविक एसिड क्या होगा, ये ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। दिस यू कैन सी द माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल के अंदर होगा। वहाँ पे ये जो पायरुविक एसिड है उसको ट्रांसफ़र कर दिया। वहाँ पे ये पायरुविक एसिड जो है कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। इस रिएक्शन में यू कैन सी ये पायरुविक एसिड है, ये कोएंजाइम ए है, दोनों से रिएक्ट होके जो प्रोडक्ट बना है वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए। साथ में बनता है 4 हाइड्रोजन एटम्स। ये 4 हाइड्रोजन एटम्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन समरी 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स आर रिलीज्ड व्हेन पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए। यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, नो ATP हैव बीन फॉर्म्ड, कोई ATP का जनरेशन यहाँ पे नहीं हुआ। बट जो हाइड्रोजन एटम बना है ना, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम बना है, इनसे फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP बनेगा। बट इस स्टेज पे वी हैव नो ATP। तो आगे चलते हैं, जो एसिटाइल कोएंजाइम में हमारे पास बना है दैट विल एंटर इनटू क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल यानी सिट्रिक एसिड साइकिल। ये साइकिल जो आप देख रहे हैं एसिटाइल कोएंजाइम ये है, यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटेट से ये मिल के बनाएगा सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट और फिर इससे ऑक्जेलो एसिटेट बनेगा जो कि फिर से अगेन यूज़ होगा विथ एसिटाइल कोएंजाइम में अगली साइकिल के लिए। ये सारे काम हो रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। हियर यू कैन से कि एक एसिटाइल कोएंजाइम ए जब एक सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर किया तो उससे ATP यहाँ पे एक ATP जनरेट होता है। वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में, तो ये साइकिल 2 बार चलेगी एंड वी हैव 2 ATP जनरेशन हियर। तो इन समरी अगर देखा जाए तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम में यहाँ पे जो सिट्रिक एसिड साइकिल में गए हैं और बना क्या है हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 16 हाइड्रोजन एटम और 2 कोई अलग हो गए और यहाँ पे 2 ATP का जनरेशन हुआ है। सिट्रिक एसिड साइकिल में वी हैव जनरेटेड 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्लस जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है 16 हाइड्रोजन एटम्स। ये 16 हाइड्रोजन एटम्स आगे चल के एनर्जी बनाते हैं। तो ये है सिट्रिक एसिड साइकिल, इसको हम क्रैब साइकिल भी कहते हैं और इसको TCA साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में इसको ज़्यादा डिटेल में हम देख सकते हैं, बट अभी हम फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देख रहे हैं। नाउ थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं कि कितने ATP हमारे पास बने, बिकॉज बेसिकली ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल जो चल रही है दैट इज़ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी जो ATP जो है एनर्जी का पैकेट है, तो ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास 2 ATP बना है। ओके, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी सिट्रिक एसिड साइकिल में हमारे पास 2 ATP बना है, तो ये 4 ATP है। 4 ATP इनमें बने। हाइड्रोजन एटम की बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन एटम्स हमें कितने मिले। जो ग्लाइकोलिसिस थी उसमें वी हैव गॉट 4 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, जब एसिटाइल कोएंजाइम में बना था पायरुविक एसिड से तो उस टाइम 4
हाइड्रोजन एटम हमें मिले थे, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। देन अगेन जब एसिटाइल कोएंजाइम में सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर एंटर किया तो वी हैव गॉट 16 हाइड्रोजन एटम। ओके, तो टोटल हमारे पास जो मिलते हैं वो 24 हाइड्रोजन एटम्स मिले हैं। और इन 24 हाइड्रोजन एटम्स में से जो 20 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 20 हाइड्रोजन एटम कंबाइन कर जाएंगे NAD के साथ टू फॉर्म NADH प्लस हाइड्रोजन आयंस। ये NADH एंड हाइड्रोजन आयन फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करेंगे, वहाँ पे इनका ATP जनरेशन होगा, यानी कि एनर्जी का जनरेशन होगा। तो देखते हैं अगली स्लाइड में। तो ATP कैसे बनती है, यहाँ पे जो 24 हाइड्रोजन एटम हमें मिले थे उसमें से 20 हाइड्रोजन एटम ऑक्सीडाइज होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और इसका जो 3 ATPs यानी 3 ATP पर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स से हमें बनेंगे, यानी हर 2 एटम से 3 ATP बनेंगे, यानी 1 एटम से 1.5 ATP बनेगा। तो दिस जनरेट्स 30 ATP मॉलिक्यूल्स फ्रॉम 20 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये 20 का हो गया। रेस्ट ऑफ द 4 जो हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास बचे थे, दे विल ऑल्सो अंडरगो ऑक्सीडेशन इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये 2 हाइड्रोजन एटम से हमारे पास 2 ATP बनेंगे, यानी एक हाइड्रोजन एटम से 1 ATP, ठीक है। तो वी हैव 4 हाइड्रोजन एटम्स, तो वी हैव गॉट 4 ATP। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। और यहाँ पे हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिस इज प्रोड्यूसिंग ATPs। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो टोटल ATPs हमारे पास कैसे आए। अगेन एक बार हम लोग सम अप कर लेते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास बना 2 ATP, सिट्रिक एसिड साइकिल में हमारे पास आया था 2 ATP, और जो हाइड्रोजन हमारे पास 24 हाइड्रोजन एटम्स थे, उनका जब ऑक्सीडेशन किया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो वी हैव गॉट 34 ATPs। इन सबको टोटल कर लिया तो वी हैव गॉट 38 ATP मॉलिक्यूल फॉर्म्ड फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, यानी हर मोल ऑफ ग्लूकोज से हमें 38 ATP जो है बन के मिले हैं, यानी इतनी एनर्जी हमारे पास मिली है। तो इसकी समरी में क्या है कि 90% ऑफ ATP, जितना ATP हमारे पास ये बना है, यू कैन सी हियर 34 हियर, 2 हियर, 2 हियर, तो 90% ऑफ ATP क्रिएटेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, है ना। 34 ATPs हमें मिले हाइड्रोजन एटम से, बाकी यहाँ से तो सिर्फ 4 ही मिले। तो इट इज सेड दैट 90% ATP हाइड्रोजन एटम से बने। सो इट कैन बी सेड that principal function of all these earlier stages means this glycolysis and citric acid cycle, तो इनका principal function is to make the hydrogen which can be oxidized for the production of energy। तो मेनली इन्होंने हाइड्रोजन बनाया और हाइड्रोजन से हमें ये एनर्जी मिली है। सो ये नेचर है, वी आर गेटिंग एनर्जी फ्रॉम हाइड्रोजन। और जो सन के अंदर रिएक्शन हो रहा है, वो भी वहाँ से एनर्जी का जो जनरेशन हो रहा है, वो हाइड्रोजन से ही एनर्जी का जनरेशन हो रहा है। तो हमारी बॉडी के अंदर भी हाइड्रोजन जो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यू कैन सी हियर। तो आगे थोड़ा सा और हम सम अप करते हैं कि एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन 1 ATP एक बॉन्ड में, दैट इज 1200 कैलोरी, और 38 ATPs हमारे पास बने हैं। तो this is 12,000 calories. 12,000 calories in 38 ATP makes 456,000 calories of energy। और ये कहता है कि सबसे पहली स्लाइड में हमने बात की थी फर्स्ट या फिर सेकंड में, कि एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ईच ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज 686,000 कैलोरीज। ये हमने देखा था, जो हमने मेमोराइज करने के लिए बोला था। तो यहाँ पे इतनी एनर्जी बनती है, बट हमारे पास ATP की फॉर्म में इतनी एनर्जी ट्रैप हुई है। तो ओवरऑल मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करें तो ये है 66%, यानी 66% ऑफ द एनर्जी इज बीन ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, और रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द 34% ऑफ एनर्जी है वो लूज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। हमारी बॉडी में गर्मी के तौर पर, गर्माहट के तौर पर 34% ऑफ द एनर्जी जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स से ऑक्सीडाइज होने के बाद निकली है, वो बॉडी में एज ए हीट लूज हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेलुलर मेटाबॉलिज्म ऑफ जो ग्लूकोज।
ग्लाइकोलिसिस चला, सिट्रिक एसिड साइकिल चला और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो जितने रिएक्शन हुए हैं ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हुए हैं, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लाइकोलिसिस हुआ है और सिट्रिक एसिड साइकिल चला है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो उस केस में भी हमारी बॉडी का कुछ मैकेनिज्म है कि बॉडी को सस्टेन करने के लिए कुछ एनर्जी प्रोडक्शन हो सकता है, वो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होता है। ये हम आगे देखते हैं। एक और चीज़ होती है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, इसको भी हम देखते हैं जो आगे फर्दर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।